नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरु के आज के सेशन में। आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट थर्ड, यानी कि हमने इससे पहले पार्ट वन पढ़ा जहाँ पर 1916 तक यानी कि 1905 से लेकर के 1916 तक बात की। दूसरे में हमने 1916 से लेकर के हमने सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट डांडी मार्च तक बात की। और आज हम यहाँ पर थर्ड पार्ट यानी कि 1930 से आगे की जो इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो स्टोरी है उसके बारे में हम लोग जो भी इवेंट्स हुई हैं उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इंडियन नेशनल मूवमेंट का आपको एक पिक दिख रहा है, यानी कि फ्लैग लेते हुए भारत का झंडा जो है वो हमको फहराना है किसके अगेंस्ट में। तो आप समझ सकते हैं उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि बरतानिया सरकार चल रही है, तो जो इंडियन फ्लैग फहराना यानी कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो संघर्ष है उसका हम लोग आज तृतीय चरण यानी कि थर्ड फेज पढ़ने वाले। यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपको एक फोटो दिख रहा है, ये फोटो बेसिकली आपको दिख रहा है, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का फोटो है। कहां का फोटो है? ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का फोटो है। यानी कि कुछ ऐसी स्थितियां हो गई भारत में जब ब्रिटेन ने भी सोचा क्यों ना बहुत डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यानी कि हिंदू महासभा भी है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी है, दलित पार्टी भी है, वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन भी है, यानी कि डिफरेंट पार्टीज हैं। उन पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव को क्यों ना ब्रिटेन के राजा ने सोचा कि इनको बुला करके एक बातचीत करते हैं, सबको एक सामूहिक मेज पर बैठाएंगे और बीच में वहां पर सबसे राजा बैठेगा और इसी कॉन्फ्रेंस को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना गया। तो कभी भी अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूछा जाएगा तो आप कह सकते हैं बेसिकली इसका नाम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों पड़ा, ये आप समझ गए होंगे। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोलमेज सम्मेलन। अब डेट वाइज अगर हम बात करते हैं तो 1930 से लेकर के 32 के बीच में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कितनी हुई हैं? द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कितनी हुई हैं? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। वर अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस organized by the British government discuss constitutional reform in India। यानी कि ब्रिटेन के राजा ने यह सोचा कि ये जो गोलमेज सम्मेलन बुला रहे हैं ये संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए बुलाया जा रहा है। तो ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये हुए हैं 3। कितने हुए हैं? 3। कब से कब तक? तो 1930 से लेकर के 32 तक। अब सबसे पहले इसका वेन्यू देख लेते हैं, यानी कि प्लेस कहां पर हुआ। अगर प्लेस के बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा सेंट जेम्स पैलेस लंदन। तीनों के तीनों 1, 2 एंड 3 तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का वेन्यू यानी कि प्लेस क्या रहा है? सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। और अगर पूछा जाए इन दैट टाइम हु वाज द किंग ऑफ इंग्लैंड तो आंसर होगा जॉर्ज 5th या जॉर्ज पंचम, उस समय ब्रिटेन का राजा था। अगर पूछा जाएगा Who was the Prime Minister of England in that time? The answer is रैमसे मैकडोनाल्ड। क्या आंसर होगा? रैमसे मैकडोनाल्ड उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का अगर टाइम है तो यह 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक चला है। अगर कभी पूछा जाएगा हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट in this conference, the answer is in total 89 delegates attended the conference, यानी कि 89 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। आगे अगर हम लोग फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की और भी बात करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं किस किस ने भाग लिया। देखिए डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक चला है, यानी कि एक लंबे ड्यूरेशन तक ये चला है। अब यहां पर हम लोग मुस्लिम लीग देखते हैं, मुस्लिम लीग की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया। तो यहां पर आप देख सकते हैं आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना आदि लोगों ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। अब दलित वर्ग यानी कि डिप्रेस्ड क्लास में किसने पार्टिसिपेट किया? तो आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास की तरफ से रिप्रेजेंटेशन किया। फिर अगर पूछा जाएगा कांग्रेस ने क्या पार्टिसिपेट किया तो आपका आंसर होगा कांग्रेस ने पहले सम्मेलन का बहिष्कार किया। द कांग्रेस पार्टी हैड बॉयकॉट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि कांग्रेस पार्टी के पास में भी इनविटेशन आया बट उसने इसका बॉयकॉट किया, उसका विद्रोह किया। तो यानी कि एक बात निकल के आई, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की।
सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यह हुआ है 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक, यानी कि वे भी एक लंबे समय तक चला है। इन दैट टाइम द वायसराय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड वेलिंगटन, यानी कि इस समय अगर पूछा जाएगा इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, लॉर्ड वेलिंगटन। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में और भी बात करते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस पार्टी या इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो सीधा सा आंसर होगा आपका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उसने भाग लिया। अब सवाल आया कि कौन गया, रिप्रेजेंट किसने किया, कौन रिप्रेजेंटेटिव बन के गया कांग्रेस का, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि गांधी जी रिप्रेजेंटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया। एंड सरोजनी नायडू रिप्रेजेंटेड इंडियन वुमेन्स, और सरोजनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। दोनों ही तथ्य, दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे विद्यार्थियों सारे लोग। देखिए एक चीज हम आपको बता दें, इसमें अक्सर पूछा जाता है यहां पर कि महात्मा गांधी जी जो थे ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, तो वहां पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात नहीं बन पाई थी, तो ये वापस चले आते हैं। याद रखिएगा महात्मा गांधी जी के बारे में। अगर महिलाओं के बारे में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा भारतीय महिलाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए सरोजनी नायडू जी गई थी। आगे बात करते हैं हम लोग। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इन दिस कॉन्फ्रेंस डिसाइडेड दैट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड, यानी कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया जाएगा इमीडिएटली, तुरंत, एंड इन फुल बोथ एट सेंटर एंड प्रोविंस, यानी कि केंद्र में भी और राज्य में। यानी कि अगर प्रश्न पूछा जाएगा केंद्र और राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना किस गोलमेज सम्मेलन के दौरान की गई, तो आपका आंसर होना चाहिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान। और इसी सम्मेलन में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। वो क्या बात हुई? इन दिस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिमांडेड, भीमराव अंबेडकर साहब ने यहां पर एक मांग की। वो क्या मांग थी? अ सेपरेट इलेक्शन, एक सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास, यानी कि एक सेपरेट इलेक्शन प्रोविजन डिप्रेस्ड क्लास के लिए उन्होंने मांग की। उन्होंने कहा कि जो अस्पृश्य लोग हैं उनके लिए एक पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए। बट इससे गांधी जी सेटिस्फाई नहीं हुए। गांधी जी अपोज्ड सेपरेट इलेक्शन प्रोविजन, और गांधी जी ने इस पृथक निर्वाचन की मांग का विरोध किया। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाएगा इसी बात पर गांधी जी में और अंबेडकर साहब में टकराव हो जाता है, फिर एक लंबे समय के बाद में दोनों के बीच में एक समझौता होता है, वो समझौता पूना समझौता होता है। समझिएगा इस बात को। देखिए यहां पर ऐसे समझ लीजिए कि यहां पर बातचीत बंद हो गई अंबेडकर साहब में और गांधी जी में, यहां पर बातचीत बंद हो गई, क्योंकि गांधी जी ने कहा कि भाई केवल मुसलमानों को जो हम ये सेपरेट इलेक्शन दे रहे हैं, तो मांग की अंबेडकर साहब ने, तो गांधी जी ने इसको अवैध ठहराया। उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है और उन्होंने इसका खुले रूप में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में विरोध किया था। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया? एक कम्युनल अवार्ड लाए। ये कम्युनल अवार्ड क्या है आप देख सकते हैं पिक्चर में। एक सांप्रदायिक पंचाट है। सांप्रदायिक के मतलब समझ रहे होंगे 16 अगस्त 1932, डेट याद रखना है, ठीक है ना। डेट आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। दिस अवार्ड वाज हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल। ये जो पंचाट है बहुत ही विवादास्पद रहा है और गांधी जी ने इसके अगेंस्ट, गांधी जी फास्टेस्ट प्रोटेक्ट अगेंस्ट इट, गांधी जी ने क्या किया? इसके विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दी। अब देख लेते हैं इसमें आखिरकार ऐसा क्या था जिसमें गांधी जी ने इसका विरोध किया। तो हुआ क्या? कम्युनल अवार्ड वाज मेड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। इसको बनाया किसने? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बॉक्स में बंद कर रहा हूं, इसको याद रखना है। रैमसे मैकडोनाल्ड ने इसको ड्राफ्ट किया। ग्रांटिंग सेपरेट इलेक्शन फॉर मुस्लिम्स, सिख एंड अनटचेबल,
यानी कि यहां पर कम्युनल अवार्ड ने कह दिया कि जो सेपरेट इलेक्शन है वो दिया जाएगा मुसलमानों को, सिखों को और अछूतों को। यानी कि एक तरफ हो गए सेपरेट इलेक्शन वाले, वो एक तरफ हो जाएंगे बगैर सेपरेट इलेक्शन वाले। तो कहीं ना कहीं एक जो कह सकते हैं जो प्रतिस्पर्धा है, सांप्रदायिकता है, वो कहीं ना कहीं फैलना एक उद्देश्य रहा होगा अंग्रेजों का। तो इसीलिए इसका बहुत ही पुरजोर विरोध हुआ। तो क्वेश्चन देखिए क्या बनेगा, कब आया कम्युनल अवार्ड? तो 16 अगस्त 1932। किसको इसके हिसाब से पृथक निर्वाचन व्यवस्था दी गई? तो आंसर होगा मुस्लिम, सिख और अनटचेबल्स को इसमें व्यवस्था दी गई थी। अब देखिए, अब हम बात करेंगे पूना पैक्ट। जैसा कि अभी हमने बताया कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने जब सेपरेट इलेक्शन का विरोध किया तो उसके बाद में एक बातचीत बंद हो जाती है। फिर देखिए पूना समझौता की बात करते हैं, डेट याद रखेंगे 24 सितंबर 1932 में पूना समझौता। आप फोटो देख सकते हैं, यहाँ पर गांधी जी लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं और अंबेडकर साहब बैठे हुए हैं, एक हाथ में एक कोई पत्र लिए हुए हैं, यानी कि एक समझौता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यह समझौता की डेट को हमने बता दी 24 सितंबर 1932। द पूना पैक्ट विच वाज बिटवीन, किसके बीच में हुआ अक्सर पूछा जाता है, भीमराव अंबेडकर और गांधी जी। साइन कब किया? 24 सितंबर 1932। कहां पर? एट यरवदा सेंट्रल जेल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यरवदा सेंट्रल जेल कहां पर है? इन पुणे। पुणे की यरवदा जेल में ये हस्ताक्षर हुए बिटवीन गांधी जी एंड भीमराव अंबेडकर with the help of मदन मोहन मालवीय एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय की मध्यस्थता से 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके सारे फैक्ट आपको याद रखने। अब हम बात करेंगे थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। अगर हम थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, the third round table conference, it was held from 17 November to 24 December 1932। यानी कि ये नवंबर से लेकर के दिसंबर 1932 तक चलती है। और इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो डेलीगेट्स हैं, उनकी संख्या भाग लेने वालों की कम हो जाती है। ओनली 46 डेलीगेट्स अटेंडेड, और जो 46 अटेंड किए उनमें बहुत ज्यादा मुख्य रूप से राजनीतिक दल नहीं थे, सिंस मोस्ट ऑफ द मेन पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया वर नॉट प्रेजेंटेड। क्लियर है? यानी कि जो मेन पार्टीज थी वो इसमें प्रेजेंट नहीं थी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिफ्यूज्ड इट। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको बहिष्कार किया, इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया। तो यानी कि कांग्रेस ने फर्स्ट में भी भाग नहीं लिया, थर्ड में भी भाग नहीं लिया, केवल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। और वो भी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे कौन गए? महात्मा गांधी जी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर गए थे। अब हम बात करने वाले हैं अगस्त ऑफर, यानी कि अगस्त प्रस्ताव। ये क्या है आप देख सकते हैं, अगस्त प्रस्ताव का एक पिक्चर आप लोगों के लिए यहाँ पर रखा गया है। ये अगस्त ऑफर का ये प्रपोजल कह सकते हैं, अगस्त प्रपोजल कह सकते हैं, अगस्त ऑफर कह सकते हैं। अब ये है क्या, इसको समझते हैं। डेट याद रखना है आपको, 8 अगस्त 1940। ये डेट सारे लोगों को याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये बहुत पूछी जाती है। अब इसको समझ लेते हैं आखिरकार ये है क्या। देखिए, द वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, यानी कि वायसराय कौन है? लॉर्ड लिनलिथगो। अ प्रपोजल, इसने क्या किया? अ प्रपोजल रखा टू द कांग्रेस फॉर सिक्योरिंग इट्स cooperation in the Second World War, which is known as the अगस्त ऑफर। ऐसे समझिए, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, समझते जाएंगे। सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन तो है ही, अब ब्रिटेन है, इसको लड़ने के लिए सैनिकों की जरूरत है। सैनिक कहां से लेगा? इंडिया से। तो इसने एक प्रपोजल रखा, लिनलिथगो ने कांग्रेस पार्टी के सामने। उसने प्रपोजल रखा कि कांग्रेस पार्टी सारे हिंदुस्तानियों से अपील करे कि सारे हिंदुस्तानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश को या ब्रिटेन को सपोर्ट करें। ऐसा प्रपोजल रखा। दिस प्रपोजल नोन एज अगस्त ऑफर।
क्लियर हो गया होगा, इसमें एकदम क्लियर है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के सामने लिन लिथगो ने एक प्रपोजल रखा कि हिंदुस्तानी लोग द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दें। ऐसा प्रपोजल 8 अगस्त 1940 को रखा गया, तो इसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अगस्त प्रस्ताव में आप देख सकते हैं कि जब यह प्रपोजल रखा गया तो कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग बोथ रिजेक्टेड दिस ऑफर, यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव का बहिष्कार किया या इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह, यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह। डेट याद रखेंगे, 17 अक्टूबर 1940 इसकी डेट है। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में अगर हम बात करते हैं, इट वॉज द सिंबॉलिक रिवोल्ट, एक संकेत है विद्रोह का या अपना दृष्टिकोण, किसका दृष्टिकोण के खिलाफ है, अगेंस्ट द एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बेसिकली एक प्रतीकात्मक आंदोलन है, जो ब्रिटिश सरकार का रवैया है वो हिंदुस्तानियों के लिए सही नहीं है। हिंदुस्तानी जो हैं वो ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण से संतुष्ट नहीं है, तो उसके संकेत के रूप में एक सत्याग्रह शुरू किया गया। वो सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया गया और उसका नाम है इंडिविजुअल सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। द इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्टेड एट पवनार आश्रम। पवनार आश्रम कहां पर है? महाराष्ट्र में है। एंड विनोबा भावे बिकेम द फर्स्ट सत्याग्रही, और जो आचार्य विनोबा भावे हैं वो इसके पहले सत्याग्रही बनते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं 17 अक्टूबर 1940 को ये जो शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसके पहले सत्याग्रही कौन बने? विनोबा भावे बने। उसके बाद में सेकेंड सत्याग्रही अगर पूछा जाएगा, द सेकेंड सत्याग्रही बिकेम पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड द थर्ड सत्याग्रही बिकेम ब्रह्मदत्त। याद रखना है आपको, पहले विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त जी इंडिविजुअल सत्याग्रह के सत्याग्रही बनते हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्रिप्स मिशन। देखिए, अगस्त ऑफर तो प्रपोजल लेके आया, अब क्रिप्स मिशन भेजा गया स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। यहां पर मार्च 1942 में एक मिशन आया, वो मिशन क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। दिस मिशन वाज हेडेड बाय सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, यानी कि ये ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य हैं। इनके नेतृत्व में यहां पर एक क्रिप्स मिशन आया। इनका पर्पस क्या है जान लेते हैं। देखिए, बात वही है, थोड़ा सा घुमा करके इन लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किया। द क्रिप्स मिशन वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट, ठीक है, उसने भी यहां पर फेल रहा। इन लेट मार्च 1942 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सिक्योर फुल इंडियन कोऑपरेशन एंड सपोर्ट इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मेरी बात समझ रहे होंगे, यानी कि अगस्त प्रस्ताव आया, समझते जाएंगे, इसको ठुकरा दिया गया। ठीक है, इससे बात नहीं बनी जब इसको नेगलेक्ट किया गया, नकार दिया गया मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस पार्टी दोनों ने। तो क्या हुआ, कहा कि भैया क्रिप्स साहब को भेजो। क्रिप्स साहब 1942 में आए। अब क्रिप्स साहब ने कहा थोड़ा सा कुछ ना तो मसाला लगाना है। तो क्रिप्स साहब जब आए तो क्रिप्स साहब ने कहा कि ऐसा है कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस पार्टी या इंडियन नेशनल कांग्रेस सारे भारतीयों से ये अपील करेगी कि ब्रिटेन को कोऑपरेट करें, सहयोग करें, तो उसके बदले में हम उनको स्वशासन दे देंगे, ऐसा एक उल्लेख किया गया। ठीक, तो जब यह प्रपोजल पहुंचा तो देखते हैं क्या एक्टिविटीज होती है। ये तो भाई इन्होंने कह दिया कि ऐसा ऐसा करेंगे। अब प्रपोजल पहुंचा तो गांधी जी के पास जब पहुंचा तो गांधी जी ने कहा भैया दे नहीं देंगे स्वशासन, पहले दीजिए, उसके बाद में हम कोऑपरेट करवाएंगे, हम कोऑपरेट करेंगे। और गांधी जी ने कहा आप तो एक ऐसी बात कर रहे हैं, और गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन के लिए कहा क्रिप्स मिशन इज अ पोस्ट डेटेड चेक। याद रखिएगा,
पोस्ट डेटेड चेक मतलब एक ऐसा चेक दे रहा है जो कैश कब होगा, आगे की तारीख में का हम दे देंगे, पहले दीजिए तब पार्टिसिपेट करेंगे। समझ रहे ना ये बात है? तो यानी कि गांधी जी ने किस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो आंसर होगा क्रिप्स मिशन, और उत्तर तिथीय चेक कहा था। और जवाहरलाल नेहरू ने इसमें एक शब्द जोड़ा था, पंडित जी ने, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसमें एक शब्द जोड़ा। उन्होंने कहा कि एक ऐसी बैंक का चेक है जो बैंक ही नष्ट होने वाला है, मतलब अंग्रेज नष्ट होने वाले हैं। तो अगर कभी भी स्टेटमेंट पूछा जाए पोस्ट डेटेड चेक, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। और इसके ठीक बाद बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, एंड कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने दोनों ने इस क्रिप्स मिशन को नकार दिया, इस क्रिप्स मिशन को खारिज कर दिया। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट। बहुत बड़ा आंदोलन है, जिससे कहना चाहिए आजादी इसी आंदोलन से समझ लीजिए मिल जाती है। यह एक ऐसा आंदोलन है जिसमें सभी जाति ने, सभी धर्म ने, सभी वर्ग ने, सभी स्त्रियों ने, पुरुषों ने, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और एक बहुत व्यापक पूरे भारत में आंदोलन फैल गया था। तो इसको क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। आप पिक्चर के माध्यम से देख समझ सकते हो कि कितना बड़ा मॉब, यानी कि इतनी बड़ी भीड़ थी जो इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रही थी। तो जल्दी से हम समझते हैं कि ये भारत छोड़ो आंदोलन आखिरकार है क्या। ठीक है, अ रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन 8 अगस्त 1942, यानी कि ये जो प्रस्ताव है ये 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में कांग्रेस कमेटी के द्वारा पारित किया गया। दिस मूवमेंट इज नोन एज अगस्त रेवोल्यूशन। ये जो प्रस्ताव है ये अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, या इस आंदोलन को कह सकते हैं, इस आंदोलन को हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। गांधी जी गेव द स्लोगन डू और डाई इन दिस मूवमेंट। गांधी जी ने कहा कि अब करो या मरो, यानी कि या तो भारत को आजाद करा दो या आजाद कराते कराते शहीद हो जाओ। इसका मतलब यह है, यानी कि डू और डाई स्लोगन गिवन बाय मोहनदास करमचंद गांधी, इन विच मूवमेंट द आंसर इज क्विट इंडिया मूवमेंट। ये बात क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला अगर हम लोग बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में, तो क्विट इंडिया मूवमेंट इतना व्यापक स्तर पर हो गया कि कुछ जगहों पर लोगों ने अंग्रेजों को भगा दिया और अपना तिरंगा झंडा फैला दिया, और अपनी एक उस अंग्रेज सरकार के समानांतर अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर दी। कहां कहां पर? इन बलिया, इन तामलुक, इन सतारा, यानी कि बलिया इन उत्तर प्रदेश, तामलुक वेस्ट बंगाल, एंड सतारा इज इन महाराष्ट्र। यानी कि यहां पर क्या किया गया कि अपनी स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी। और बलिया में अगर कभी पूछा जाएगा तो आंसर होगा चित्तू पांडे के नेतृत्व में। नाम यहां पर बलिया का पूछ दिया जाता है, तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में यहां पर सरकार को स्टैब्लिश किया गया, यानी कि समानांतर सरकारों की स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां कहां पर हुई? तो बलिया, तामलुक और सतारा में समानांतर सरकारों की स्थापना होती है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, द आंसर इज लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो वाज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब देखिए 8 अगस्त 9 अगस्त 8 अगस्त को पारित हुआ, 9 अगस्त को शुरू हो गया, तो याद रखिएगा 8 अगस्त भी डेट आती है, 9 अगस्त भी डेट। अगर आंदोलन शुरू होने की डेट आए तो 9 लगाओगे, अगर प्रपोजल पारित होने की बात आए तो 8 अगस्त आपको लगाना है। इसके बाद में हम डिक्लेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे CR फार्मूला। ठीक है, CR फार्मूला की डेट याद रखना है 10 जुलाई 1944। आप देख सकते हैं एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना है, दूसरी तरफ महात्मा गांधी जी का एक फोटो है। CR फार्मूला के बारे में बात करते हैं। सी राजगोपालाचारी फार्मूला। CR के मतलब क्या हो गया? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला वाज फॉर्मुलेटेड बाय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। समझ रहे हैं ना? पूरा नाम क्या है?
ये इनके द्वारा यानी कि सी राजगोपालाचारी का फार्मूला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा तैयार एक प्रस्ताव था। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं आखिरकार क्या था। इट वॉज टू सॉल्व द पॉलिटिकल, एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड था, यानी कि पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है ना, एक डायलॉग है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन द डिपेंडेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि यह ब्रिटिश भारत की स्वतंत्रता पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को हल करने का एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव था। डेट याद रखना है 10 जुलाई 1944 इसकी डेट है। अब हम बात करने वाले हैं बेबल प्लान की। अब बेबल प्लान में क्या हुआ, इन अक्टूबर 1943, अक्टूबर 1943 में ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिप्लेस लॉर्ड लिनलिथगो विद लॉर्ड बेबल, यानी कि लॉर्ड लिनलिथगो को यहां पर रिप्लेस किया गया, हटाया गया, और उनके स्थान पर कौन वायसराय बनाया गया, द वायसराय वाज लॉर्ड बेबल, यानी कि लॉर्ड बेबल को भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर बनाया गया। अब बेबल प्लान में और भी बहुत सारी बातें थी, वो क्या बातें थी जल्दी से हम जान लेते हैं। ऑन 14 जून 1945 बाय L.S. Emery, the Secretary of State for India in the House of Commons, and by Bebel in broadcast speech delivered from Delhi, यानी कि 14 जून 1945 को L.S. Emery हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत के राज्य सचिव और बेबल द्वारा दिल्ली से भाषण प्रसारित किया गया। इन दोनों लोगों का याद रखिएगा, ये बेबल योजना के तहत ही हुआ था। दिस प्लान कॉमनली नोन एज बेबल प्लान, इस योजना को सामान्यतः बेबल योजना के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं कि आखिरकार इसमें क्या फॉलोइंग प्रपोजल्स रहे, इसमें क्या प्रस्ताव किए गए। तो कुछ प्रस्ताव जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर देते हैं। पहला प्रस्ताव देख लेते हैं बेबल में क्या है। वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड बी immediately reconstitute and the number of the members would be increased, यानी कि कहा गया इसमें वायसराय की कार्यकारी परिषद को तुरंत पुनर्गठित किया जाए और इसके सदस्यों की संख्या भी बढ़ाया जाए। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहां से बन सकता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका, आखिरकार दूसरा क्या इसमें तथ्य रखा गया महत्वपूर्ण। इन दैट काउंसिल, इस परिषद में देयर वुड बी इक्वल रिप्रेजेंटेशन, कहा गया कि जो इक्वल समान प्रतिनिधित्व होगा किसका, ऑफ हाई क्लास हिंदूज एंड द मुस्लिम, यानी कि उच्च वर्ग के जो हिंदू हैं और मुसलमान हैं उनका बराबर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तीसरा पॉइंट इसका अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। इसमें कहा गया ऑल द मेंबर्स ऑफ काउंसिल एक्सेप्ट द वायसराय एंड द कमांडर इन चीफ वुड बी इंडियंस। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखना है। इसमें यह कहा गया कि वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर परिषद के सभी सदस्य कैसे होंगे, भारतीय होंगे। ये इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट रखा गया है। तो बेबल के ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इनको आप लोग याद रखें। अब हम बात करेंगे शिमला कॉन्फ्रेंस की। इसके जस्ट बाद शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, शिमला में हुई है। शिमला में एक बिल्डिंग है बहुत प्रसिद्ध, एडवांस स्टडीज, लॉर्ड डफरिन ने उसको बनवाया था बिल्डिंग को, ऐसा माना जाता है। और उसी में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, डेट वाज शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई है। शिमला कॉन्फ्रेंस में बेबल पर एकदम कह सकते हैं मोहर लग जाती है बेबल प्लान पर। द शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 was a meeting between the Viceroy and the major political leaders of British India at Simla, यानी कि शिमला सम्मेलन 1945 में शिमला में वायसराय और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच में बैठक होती है। लॉर्ड बेबल ऑफिशियली ओपन द समिट एट 11 AM ऑन 25 जून 1945, और लॉर्ड बेबल ने आधिकारिक रूप से 25 जून 1945 को सुबह 11 बजे शिखर सम्मेलन की शुरुआत करता है।
तो ये हो जाती है आपकी शिमला कॉन्फ्रेंस। बेसिकली यहां पर समझ लो, कभी भी एडवांस स्टडीज में आप जाते हैं बिल्डिंग में तो एक टेबल पड़ी हुई है, उस टेबल को बीच से काटा गया है, यानी कि डिवीजन की बात हो रही थी। तो जिन्ना ने वहां पर यह कहा था कि वायसराय की जो वर्किंग कमेटी है, जो कार्यकारिणी परिषद है, उसमें अगर कोई मुसलमान मेंबर रहेगा तो उसका डिसीजन मुस्लिम लोग यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लेगी, इस बात पर वीटो होता है वहां। तो वो बेसिकली जो शिमला कॉन्फ्रेंस है वो फाइनली फेल हो जाती है वहां पर, ठीक है ना, शिमला कॉन्फ्रेंस वहां पर फेल हो जाती। अब हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन की डेट याद रखेंगे 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन क्या है? द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया एम्ड टू डिस्कस द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द इंडियन लीडरशिप विद द एम ऑफ, किसके एम के द्वारा? विद द एम ऑफ प्रिजर्विंग इंडिया यूनिटी एंड ग्रांटिंग इट्स इंडिपेंडेंस। यानी कि कैबिनेट मिशन भारत को एकता को संरक्षित करने और उसे स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को शक्ति के हस्तांतरण पर चर्चा करने के उद्देश्य से आया था। यानी कि हमको एक बात तो समझ में आ रही है कि 1942 के बाद से एक ऐसी चीजें चलने लगी हैं कि अब लग गया अंग्रेजों को कि अपना बोरिया बिस्तर यहां से बांधना ही अच्छा है। और वो चीज हमको दिख रही है कि धीरे धीरे अंग्रेज भी यही चाहते हैं कि डिवीजन हो जाए जल्दी से। तो कैबिनेट मिशन इसी पर्पज से यहां पर जो शक्ति का हस्तांतरण है उसकी चर्चा करने के उद्देश्य से यहां पर आया। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, एक पॉइंट है कि इन दैट टाइम अगर पूछा जाएगा, द पीएम ऑफ इंग्लैंड वाज क्लीमेंट एटली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वतंत्रता के समय में भी यही रहता है। एंड द वायसराय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड बेबल, और जो भारत का वायसराय था उस समय वो कौन था? लॉर्ड बेबल था। मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिशन, अब मेंबर्स कौन कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन वाले, एंड एवी अलेक्जेंडर। तीनों के नाम याद रखेंगे, स्टेफोर्ड क्रिप्स हो गए, पैथिक लॉरेंस हो गए और एवी अलेक्जेंडर हो गए। ठीक है भैया, चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं एटली डिक्लेरेशन की, एटली की घोषणा की। एटली की घोषणा की बात करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन क्लीमेंट एटली डिक्लेयर्ड ऑन 20 फरवरी 1947, यानी कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह डिक्लेरेशन किया, यह घोषणा की। क्या घोषणा की? उसने कहा कि 30 जून 1948 से पहले हम भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर देंगे। समझ रहे ना? एक डेडलाइन दे दी कि वो डेडलाइन क्या थी? इंडिया वुड बी गिवन कंप्लीट इंडिपेंडेंस, याद रखिए वर्ड पर, कंप्लीट इंडिपेंडेंस बिफोर 30 जून 1948। इट इज कॉल्ड क्लीमेंट एटली डिक्लेरेशन या एटली डिक्लेरेशन के नाम से इसको जानते हैं। अब इसमें हुआ क्या? जब ऐसी घोषणा कर दी, ही ऑल्सो अनाउंस्ड, उसने ये भी अनाउंस किया, क्या? द अपॉइंटमेंट ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन एज द वायसराय इन प्लेस ऑफ लॉर्ड बेबल। उसने अनाउंस किया कि अब जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड बेबल। अब लॉर्ड बेबल के स्थान पर नेक्स्ट वायसराय किसको अपॉइंट किया? लॉर्ड माउंटबेटन को। अब माउंटबेटन जब यहां पर आए तो एक प्लान आया, वो प्लान था माउंटबेटन प्लान। दिस प्लान वाज हेल्ड ऑन 3 जून 1947, यानी कि ये जो हुआ था, इस प्लान की डेट याद रखना है। वो प्लान कब है? 3 जून 1947 को। अब इसमें हुआ क्या, ऐसा समझ लेते हैं। दिस प्लान इज नोन एज मनबाटन प्लान। इस योजना को मनबाटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, मनबाटन योजना, अपने मन से बांट देना, इसलिए इसका नाम पड़ा है। इसमें और पॉइंट देख लेते हैं। अ डिक्लेरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ऑन 3 जून 1947 that provided for
इंडिया शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेट्स एंड दैट शुड बी ग्रांटेड द राइट ऑफ डोमिनियंस। यानी कि 3 जून 1947 को ब्रिटेन की सरकार द्वारा घोषणा की गई कि भारत को 2 राज्यों में विभाजित करना चाहिए और उसे प्रभुत्व का अधिकार भी सौंपना चाहिए। ये जो माउंटबेटन का ये जो प्लान था, अब बड़ी समस्या हो गई। देखिए समझिए, यहां पर माउंटबेटन यहां पर आया और एक कोड याद रखिए NMBA। उसने यहां पर नेताओं से बात की, सबसे पहले नेहरू से, फिर महात्मा गांधी जी से, फिर वल्लभ भाई पटेल जी से, फिर मोहम्मद अली जिन्ना जी से। सभी एग्री हैं, लेकिन एक व्यक्ति एग्री नहीं है, वो है मोहनदास करमचंद गांधी। तो एक स्टेटमेंट भी कहते हैं कि अगर भारत का विभाजन होगा तो मेरी लाश के ऊपर से होकर के गुजरना पड़ेगा, ऐसा स्टेटमेंट गांधी जी का था। ठीक है ना। तो इससे एक मामला फंस जाता है कि कैसे डिवीजन होगा। खैर समय और परिस्थितियों के हिसाब से गांधी जी भी एग्री हो जाते हैं। और माउंटबेटन प्लान में दिस प्लान वाज इमीडिएटली बाय द वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन। यह योजना भारत के माउंटबेटन के द्वारा लागू की गई। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेट्स, हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान। और बेसिकली हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान में इसको डिवाइड किया गया था, ऐसा माउंटबेटन प्लान में था। अब एक छूट थी कि कोई कहीं भी जा सकता है, हिंदुस्तान में जाना चाहे हिंदुस्तान में, या पाकिस्तान में जाना चाहे पाकिस्तान में। और उसके ठीक बाद में जब माउंटबेटन प्लान हो गया, माउंटबेटन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, उसके ठीक बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और ये पास कब हुआ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसको याद रखना है। इट वाज पास्ड ऑन 18 जुलाई 1947। तो याद रखना है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या इंडियन फ्रीडम एक्ट कब पास होता है, तो 18 जुलाई को। इसको देख लेते हैं हम लोग। द 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम डेट, कह सकते हैं कि एक ब्रिटिश इंडिया का 2 न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी कि 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था, जिसने ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित कर दिया था। और इसके बाद में भारत और पाकिस्तान का डिवीजन अपरिहार्य हो गया था। अब देखिए इसको शाही स्वीकृति कब मिली, दिस एक्ट रॉयल एसेट ऑन 18 जुलाई 1947, यानी कि 18 जुलाई 1947 को इसको शाही स्वीकृति मिल गई। और इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आ गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त को भारत का। केवल रात का समय है, 12 बजे से पहले और 12 बजे के बाद के अंतर के कारण ऐसा है। तो इसीलिए अब इसके बाद में देखिए जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनते हैं उनमें समझ लीजिए, यहां पर भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहले गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है ना। लेकिन अगर कभी भारत के स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछे जाएंगे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होंगे। लेकिन अगर वहां पर प्रथम भारतीय ना लिखा हो तो पूछा जाए भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो वहां पर आंसर क्या हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होंगे। बात क्लियर हो गई ना यहां तक। फिर देखो पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं लियाकत अली खान, और पहले गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। अब हम लोग लास्ट में देखते हैं, आप देख सकते हैं गांधी जी 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मार दी गई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। एक बहुत दुखद समय था वो। और ये कहाँ पर 30 जनवरी, इसलिए शहीद दिवस जो मार्टियर्स डे भी मनाते हैं वो भी इसीलिए 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। गांधी जी वाज शॉट डेड बाय नाथूराम गोडसे। किसने मारा, नाथूराम गोडसे में, ऑन हिज वे टू द इवनिंग प्रेयर मीटिंग एट बिरला हाउस न्यू दिल्ली। अब देखिए यहां से 2 क्वेश्चन बन गए। कब हत्या हुई, 30 जनवरी 1948।
कहां पर? तो आंसर क्या होगा? बिड़ला हाउस में शाम की प्रार्थना सभा में जाते समय गांधी जी की नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो आज के सेशन में हमने लगभग क्या एकदम फाइनली हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट को कंप्लीट किया। अब देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, तीनों से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो इंडियन नेशनल मूवमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे हैं, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे? देखिए जब भी आप पढ़ोगे, देखिए यहां पे मैं बता दे रहा हूं, जब भी आप पढ़ेंगे तो इंडियन नेशनल मूवमेंट को हमेशा लिंक करके पढ़ना है इंडियन नेशनल कांग्रेस से, क्योंकि मैंने आपका कांग्रेस का सेशन अलग से यहां पे रखा है, ठीक है ना, अलग से आपको मिल जाएगा वीडियो गुरु में। अब देखिए, अब यहां पर अगर आईएनसी को लिंक करके पढ़ते हैं तो उसके बाद में जी गवर्नर जनरल या वायसराय को लिंक करके पढ़ेंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन पूछा गया 1885 में जब कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इन दैट टाइम हु वाज द वायसराय? समझते रहेंगे। पूछा गया 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, इन दैट टाइम हु वाज द वायसराय? समझते रहिएगा। ये जोड़ के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए पूरे सेशन देखने के बाद, उनको अच्छे से पढ़ने के बाद, सारे प्रीवियस क्वेश्चंस को लगाने के बाद में अगर ये स्ट्रेटजी आप अप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में गलत नहीं होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो पार्ट है वो यहां पर कंप्लीट होता है। फिर से हमारी और आपकी मुलाकात होगी एक नए सेशन में, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।